ठीक है। तो देखो समझो, तो मतलब देखो, जब समझ बात है कि रिकॉर्ड अगर अच्छे से रहेंगे तो समझ बात है झगड़े हैं कम हो जाएंगे। ठीक है। तो ज़मीन को नापना और उसको रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। ठीक है। तो यही ज़मीन का जो काम होता है, ये याद रखना कि उसको नापने का काम। और इसके पास है ना ऐसे ऐसे औजार होते हैं, पर आजकल तो नए आधुनिक भी होने लग गए हैं ना। पहले याद करो जो राजा महाराजाओं के टाइम में होते थे ना, वही होते हैं। ठीक है। ये अपनी तरफ से साइलेंट करो, किसका वो है, इसको बंद रखो अपनी तरफ से, वो आवाज़ आ रही है। ठीक है, सुनो अब ध्यान से। तो देखो, पटवारी का जो काम होता है ज़मीन का नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। ठीक है, ये चीज़ समझना। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यूपी में है ना लेखपाल से जाना जाता है, राजस्थान में पटवारी जानते हैं। ठीक है। कहीं कर्मचारी भी बोलते हैं, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं पे कानून को महाराष्ट्र साइड में बोला जाता है। याद करो कि शिवाजी के टाइम में भी ऐसे थे। ठीक है। हमें यहाँ ज़मीन की लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल करें। याद रखना ना, बहुत छोटे मोटे एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है, यूपीएससी में तो नहीं, पर हाँ यूपीएससी में ये पूछ लेगा कि कानून को जो वर्ड होता है ना किसके लिए यूज होता है, वो प्राचीन काल में पूछ लेगा। तो समझ में आया, ये याद होना चाहिए। ये लेखपाल के लिए, पटवारी के लिए होता है, या फिर जो ज़मीन का या नापने का उसका रिकॉर्ड रखता है उसका लिए यूज होता है। ये प्राचीन टाइम में भी यूज होता था। तो समझ में आया। तो पीटी में क्वेश्चन इस तरीके का बनेगा, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। ठीक। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा कर रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पटवारी कुछ गाँवों के लिए जमींदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरा नंबर होता है। अब मैं तो नहीं जानता, मेरे पापा मतलब जब कुछ ज़मीन विवाद हुआ जो भी XYZ, तो जब निकाल रहे थे तो मैं तो मेरे को कभी नहीं समझ में आता वो क्या खसरा नंबर है। अपने खसरा नंबर होता है ना उसका, होते हैं। हाँ, हम भी देखे हैं। वो अपने को नहीं समझ में आएगा, अपनी पढ़ाई नहीं है। परंतु जैसे मेरे पापा ना पढ़े लिखे हैं, मेरे पापा मतलब बीकॉम फर्स्ट ईयर तक पढ़े हुए थे, फिर वो बीमार हो गए। तो मेरे पापा उस टाइम की जो पढ़ाई होती थी ना, तो वो उस टाइम की पढ़ी एकदम प्रैक्टिकल पढ़ाई होती थी। पर आजकल है ना थोड़ी पढ़ाई नहीं दिखती, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब आजकल की जो पढ़ाई है ना आपको दिखेगी PhD करने के बाद। पहले की जो पढ़ाई होती थी बहुत प्रैक्टिकल होती थी, उसको इम्प्लीमेंटेशन होता था। जैसे पहले की मैथ उठा के देख लो और आज की मैथ देख लो, आज की मैथ का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए जैसे SSC मान लो जिस एग्जामों में आज जो मैथ यूज़ हो रही है ना, पहले वाली मैथ यूज़ होती है जो हमारे ज़माने में हम पढ़े थे। मतलब मेरा कहने मतलब कि, और उस ज़माने मेरे मान लो पिताजी लोग जब पढ़े थे, मान लो कि कब मेरे पिताजी लोग पढ़े, मतलब 70s के दौर के, तो उस टाइम की जो पढ़ाई होती थी तो ये खसरा नंबर, ये मतलब उस टाइप की पढ़ाई होती थी वहाँ पे। तो उस टाइम मतलब 10th पास करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। ठीक है। तो खसरा यानी कहावत में है ना, पहले का 10th और अभी का BA पास दोनों ना बराबर में भी नहीं आता है। हाँ सही बोला, एकदम सही बोला। खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे एक बार देख लो, ये वाला होता है, तो ये सारा होता है। देखो ध्यान से समझना, जैसे क्षेत्र में कितने हेक्टेयर में है। ठीक है। ज़मीन का मालिक का नाम, पति का नाम। ठीक है। ये सारा होता है। यदि बटाई पर दूसरे किसान का नाम और बटाई का हिस्सा कितना है, इस साल जोती गई ज़मीन कितने, फसल क्या हो रहा है, क्षेत्र अन्य फसलें क्या होते हैं, प्रति ज़मीन कितने जिसमें मतलब खेती नहीं हो रही है, और सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलती है। अब जैसे मान लो कि उसका मालिक का नाम, समझ में आ जाता है। अरे मतलब ये तो यहाँ पे इतना क्लियर है, वो जाके देख रहे इतने उर्दू भाषा में लिखे रहते हो। और वो तुम्हें पढ़ने में नहीं। मेरे इधर ना जमीन की सर्वे होती है ना, तो पापा बोलते रहते हैं कि वो देख दो फोन पे, मतलब कहाँ ऑनलाइन। नहीं आजकल डिजिटलाइजेशन वेबसाइट पे ना। हाँ, तो इस वजह से हमको पता चल गया, सब कुछ सिखा दिए पापा ये सब। नहीं ये आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया है, इसलिए ग्रामीण पंचायत, ये सनत तुमने भी ये काम किया होगा, क्योंकि जो पंचायती राज जो विभाग है ना आजकल इसको डिजिटलाइजेशन का काम कर रही है। तो वो जितने भी रिकॉर्ड है, जो जितने भी लैंड रिकॉर्ड है उसको डिजिटल बनाया जा रहा है, ताकि वो पुराने जो फटे वटे नहीं पड़े। सना भाग गए क्या, सो गए क्या? चलो ठीक है। ये क्यों सना ये पंचायती राज में काम करते हैं, वो पंचायती राज में काम करती है ना, तो उसको पता है, पंचायत में बैठती है ना वो, उसको ये तभी तो पता है ये सारी चीज़ें। चलो ठीक, आगे देखो। तो ये अपने देख लिया, ये पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं, वही मैं बता रहा था। कई जगह पर वहाँ एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने देखा है। इसे जरीब कहते हैं। अब ये देखो, भी यहीं से होता है। हाँ याद रखना, देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब ये यूपीएससी उठा के पूछ लेगा जरीब क्या होता है। यूपीएससी जिस टाइप की क्वेश्चन उठाता है इसी टाइप के उठाता है, याद रखना। ये तो बच्चा वाला है। हाँ मतलब अरे ठीक है, बच्चे वाले क्वेश्चन भारी पड़ जाते हैं कभी। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी
और रघु की खेती को नाप कर यह देख सकता है कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता है कि मेल किसका अगर खेत की सीमा बदली गई है। तो इस सबाई सी बात है, समझ में आ जाएगा आराम से, अगर पटवारी काम करेगा। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में भी जानकारी देता है। इसलिए सोचो, जो गवर्नमेंट एमएसपी जारी करती है, सब सारे रिकॉर्ड आते तभी तो करते हैं। और मैं हकीकत बता रहा हूँ ना, कुछ ही नहीं होता ग्रामीण स्तर पे। मेरे को तो मुझे आज तक नहीं पता लगा मेरा पटवारी कभी मेरे खेत में आया हो कि क्या उगाए हो, क्या है, कभी पूछे, मुझे तो नहीं आज तक पता लगा। वो ना क्या करते सर ना, वो बस विवाद के लिए आता है। हाँ, कभी नहीं आता है, कभी फसल उगा रही है। अब देखो ये पटवारी फालतू का काम दे के रखा है जो करता ही नहीं है पटवारी। तो ये हकीकत है, मतलब ये वो चीज़ है ना। सर हाँ बोलो। सर लेकिन जो पटवारी होते हैं ना, उन पे काम भी बहुत ज्यादा होता है, उनकी गलती नहीं होती। अच्छा, सर 50 पंचायत होती है सर। अरे नहीं, गलत बात बोल रहे हो। अब हमारे गांव का पटवारी एक ही है। नहीं सर, हमारे यहाँ पे तो न्याय पूरे पंचायत ब्लॉक के का अकॉर्डिंग एक ही होते है। हैं सर। अच्छा, नहीं ब्लॉक का नहीं, सॉरी, तहसील का एक ही है हमारे यहाँ पे। नहीं, सर फिर वो जो गलत न्याय है। पंचायत होती है ना सर गांव में, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि 2 न्याय पंचायत पे एक पटवारी रख दिया और अच्छा, वो उसके अकॉर्डिंग रखते हैं, तो नहीं सर फिर वो उन पे गलत है, वो फिर overload हो सिस्टम है जाता ना वो, इसीलिए ना। नहीं, सबसे बड़ा रीजन ये भी है ना, लेखपाल की भर्ती है ना यूपी में पिछले 5-10 सालों से अटकी हुई है वो पेपर अभी हुआ था, फिर से वो लीक हो गया, तो वो गलती वो है। मतलब सबाई सी बात है, मैं आज सर उनको बहुत काम होता है सर, मैंने देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनको टाइम ही नहीं मिलता। पैसे वाले, जहाँ पे पैसे का काम होता है वहाँ पे सबसे पहले भागता है वो। ये बात सही बोली नहीं वो तो जाएंगे, जाहिर सी बात है, वहाँ तो जाएंगे वो। तो ब्लैक मनी बनाने का चक्कर होता तो जाएंगे। तो ठीक है, चलो कोई नहीं, सुनो। हाँ, ये बात सही है, काम तो होता ही है, उसको तहसील में जाना पड़ता है, तहसील से वहाँ पे वो बहुत सारा चक्कर काटना पड़ता है। परंतु देखो, फिर मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, पर रिलेटिव जो जिम्मेदारी दी गई वो तो सर निभानी चाहिए उलझन ना। बहुत होती है। अरे पर हाँ, जो भी है एक्स वाई कोई जेड। बात नहीं मानते अरे देखो, हैं। ऐसे तुम सोचोगे फिर तो एसडीएम और आईएएस अधिकारी जो काम करते हो, कैसे तुम मानोगे वो लोग? मतलब समझ रहे हो ना, ये चीज़ समझो। भाई काम होता है, चाहे कितना भारी हो, कुछ भी आपको जिम्मेदारी दी गई वो निभाना पड़ेगा, ये चीज़ समझो। पटवारी किसानों सर से हमारे यहाँ का जो पटवारी है ना, वो प्री निकाल के आए थे यूपीएससी का, तो वो बहुत अच्छे हैं। वो बोलते हैं कि मैंने ये सब स्ट्रगल देखा है, तो मैं चाहता नहीं कोई और स्ट्रगल हाँ, करे। वो हो सकता है यूपीएससी तैयारी किया वो, यूपीएससी निकाला नहीं हो, निकाला हो तो आप पटवारी से नहीं बनता नहीं, प्री नहीं निकल रहा था, फिर नहीं किया उन्होंने। हाँ, वो हो सकता है। चलो कोई नहीं, अपना एक अच्छे पटवारी बन जाएंगे अगर बने चलो कोई नहीं, पटवारी। नहीं सर, अब तो नहीं बनेंगे, बहुत काम होता है इनको हाँ, तुम तो देख चुके हो ना प्रत्यक्ष, इसीलिए। ऐसा नहीं, काम सबको होता है। जब आईएएस अधिकारी को देखोगी ना, आईपीएस को देखोगी तो पागल हो जाओगे तुम लोग। सर कोई भी अपने जॉब से खुश नहीं है, इतना हाँ, समझ गए। आईएएस आईपीएस का जो जॉब होता है ना, वो 24/7 होता है। मुझे तो गन मिल जाए इतना गुस्सैल है, सबको उड़ाना देगी बच के पूजा तो गलती, सपना तुम गलती से भी आईपीएस मत बनना, क्यों मिस यूज करोगी। नहीं करूँगी, ये तो मेरा ड्रीम है, इसलिए तारीफ, मेरा डीएम बनने का ड्रीम तो है ही नहीं। मैं शराब दे रहा हूँ, मैं शराब दे रहा हूँ, तुम डीएम बनो चलो हाँ बोलो सना, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर, मैं ये कह रही थी आईपीएस बन गई, सपना तो पता नहीं कितना को हाँ, वही तो, इसीलिए तो मैं इसको शराब दे रहा हूँ कि आईपीएस ना बने, ये आईएएस बने चलो सर मेरे अच्छे मार्क्स आ भी गए ना, तो भी मैं आईपीएस ही चुनूंगी। अरे कोई टेंशन मत, वो मैं बताऊंगा सर। तुम्हें। आप जो बता रहे थे ना कि जो रिकॉर्ड रखा जाता है, हाँ, सर उससे रिकॉर्ड रखा जाता है, क्या रखा जाता है? रिकॉर्ड रखा जाता हाँ है सर, रिकॉर्ड। आपके एक गोली, आपके एक गोली का रिकॉर्ड चाहिए सरकार को, ऐसे नहीं होता। आप एक गोली भी इधर उधर नहीं कर सकते, एक गोली का रिकॉर्ड होता है सरकार के पास, एक गोली का, ऐसे खराब नहीं कर सकते आप, याद रखना ये चीज़। नहीं सर, मैं ग्राम पंचायत की बात कर रही हाँ, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का तो मैं वो बोला था, पटवारी रखता है ना वो। हाँ सर, हम भी रखते हैं। मैं वो बोला था सर, डिजिटलीकरण कर रहे हो ना? हुआ था ना सर। हाँ, वो डिजिटलीकरण कर रहे हो ना अभी, उसको डिजिटल बना रहे हो, जो हाँ। रिकॉर्ड जो था जमीनी, जो पहले पुराने कागजों में जो रहता है। हाँ सर, उसके अकॉर्डिंग ना सर, पूरा मैपिंग मैंने ही बनाया था अपने गांव का, और एनएसएसओ वाली टीम भी आई थी सर, गांव में घूमे भी थे। अच्छा, हाँ, इसलिए मैं तो सर तुमसे उन्होंने पूरा मैप ले लिया था सर, वो उन्होंने ही किया था, मैंने नहीं किया था उसमें कुछ, तो वो ले गए थे लेकिन। अच्छा,
चलो ठीक है। हाँ अब सर। देखो, पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा भी करता है, पर मेरी भूमि में तो आज तक इकट्ठा नहीं करने आया और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम अपने रिकॉर्ड के आधार पर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह उनके समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल देते हैं और कुछ और उगाने लगते हैं, क्योंकि होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट एमएसपी जारी कर रही है, कुछ भी है, या अफीम की खेती तो नहीं उगा रहे, ये भी देखना पड़ता है सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो पता कीजिए आपके क्षेत्र में पटवारी कितने गाँवों के लिए ज़मीन का अभिलेख करता है। तो आप बता रहे हो कि 50 गाँवों पे होता है। गाँव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं, तो एक पटवारी ऑफिस भी होता है। जैसे मेरे गाँव में है एक पटवारी ऑफिस है, वहाँ कॉन्टैक्ट करना पड़ता है और फिर टाइमिंग लिखी रहती है कब आप उससे मिल सकते हो, क्या सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे देखो, ये खसरा नंबर, ये सारी चीज़ें समझ में आएगी थी, ठीक है। अब ये चीज़ को समझ लो, मोहन के खेत में दक्षिण में जो ज़मीन हो किसकी है। अब देखो ये जो, अब देखो मैं वही मैं बता रहा था, देखो ये होता है, ये रोड बनी रहती है, देखो सीमा, ये चिन्ह जो बताती है कुएँ का चिन्ह होता है, देखो ये कुआँ बना हुआ है, ठीक है। ये चारागाह होता है, ठीक है, चारागाह ज़मीन होती है जो सरकार की होती है, जहाँ पे बस जानवरों को चराने के लिए यूज़ की जाती है। ये पक्की सड़क होती है, देखो ये बनी हुई है, ये कच्ची सड़क है, ठीक है। तो ये पक्की सड़क है, ये कच्ची सड़क है, ठीक है। पेड़ होते हैं सारे, सब लोकेट करने पड़ते हैं, याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब देखो अपन कहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक, कुछ और उगाने लगते हैं, ठीक है। अब देखो, या कोई कुआं खोद लेता है तो इसका भी पता होना चाहिए। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। तो याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, मतलब यूपीएससी ने तो इस लेवल का क्वेश्चन कभी पूछा नहीं, परंतु मैं बता रहा हूँ कि और जो छोटे मोटे एग्जाम उसमें पूछ लिया जाता है कि राजस्व चलिए मेरे से पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। हाँ, अगर आपने पंचायती राज में काम किया तो स्वाभाविक सी बात है, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। राजस्व विभाग का काम करते हैं, इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिलों के उप खंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील हो गया, तहसील में याद रखना एसडीएम वहीं पे बैठता है। तालुका होता है, जो तालुका भी याद रखना, जो तहसीलदार होता है वो बैठता है। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है, जिलाधिकारी मतलब डीएम, ठीक है, या कलेक्टर हो गया अपना, ठीक। और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं, याद रखना तहसीलदार कौन, एसडीएम, इसलिए याद रखना पहले एसडीएम होता है। हाँ, फिर उसके बाद वो डीएम बनता है। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होते रहे। वहीं यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए, मतलब उनके फोटोकॉपी अच्छे से मिल जाए। वे विद्यार्थी को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इसलिए एसडीएम ऑफिस जाना पड़ता है कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले भी सुने जाते हैं, तो ये चीज़ चाहिए। अब देखो कितना अच्छे से बता दिया है। अब ये यूपीएससी है ना, बहुत सारे बच्चे यूपीएससी, देखो अब जब ये एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तब तक है ना, ये कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें कि एसडीएम क्या काम करता है, कहाँ बैठता है, क्या है, सब कुछ। एनसीईआरटी पढ़ोगे सब चीज़ें सीख जाओगे। ये देख लो इसमें क्या बताया गया है। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए उनके कुछ शुल्क देना पड़ता है, याद रखना कि कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। किसानों को इसे नकल पाने का अधिकार है, मतलब आप हाँ कुछ पैसा जमा करा के आप उसकी फ़ोटोकॉपी ले सकते हैं। हालांकि कई बार उनके रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते हैं, लोगों को उनको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रखे दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके, नई सूचना के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहे। तो डिजिटली अभी अभियान भी चला है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। आपको क्या लगता है किसानों की इस रिकॉर्ड की जरूरत, ये कौन है, साइलेंट करो अपनी तरफ से, सपना है पक्का, मैं बता रहा हूँ, सपना बंद करो, ठीक है। जरूरत कब पड़ती हुई नीचे देखिए। अरे मैं नहीं हूँ। चलो ठीक है, ठीक है। जो भी है बंद कर लो अपनी तरफ से, वो सुन की आवाज़ रहती है ना, तो फिर मान लो जो क्लास देखेगा उसको दिक्कत होगी। उन मामलों को पहचाने जिनमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं, ये भी बताइए किस लिए ज़रूरी होते हैं। एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है तब ज़रूरत पड़ती है, याद रखना। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता तब भी ज़रूरत पड़ती है। एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए तब ज़रूरत पड़ती है। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता तब ज़रूरत पड़ती है। और एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटों बेटियों में बांटना चाहता तब इन रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ याद रखना कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है। पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बन पता होना चाहिए एक जनरल अवेयरनेस के रूप में, ठीक। तो ये दूसरे वाले ऑप्शन में कैसे जरूरत पड़ेगी? रुको एक मिनट। एक किसान अपनी फसल दूसरे बेचना चाहता है, भाई सब ऐसी बात है, किस फसल, जैसे मान पटवारी रिकॉर्ड रखता है ना, भाई इस खेत में ये फसल हुई है, ठीक है, ये बेचना चाह रहा है दूसरे किसान को, ठीक है। तो भाई पटवारी पे टैक्स तभी तो, अरे मतलब ठीक है, पर आप, मैं फिर बता रहा हूँ, आप फॉर्मल वे से तो ये होता है ना, मतलब ये रिकॉर्ड होना चाहिए पटवारी के पास, पर नहीं, वो अलग बात है कि हो जाता है गाँव में या जहीं भी है, और तो ऐसा नहीं होता, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होता। नहीं तो ऐसे तो आप है ना अफीम की खेती करोगे और बेच दोगे
तो फिर गवर्नमेंट को क्या तुम्हें लगता है कि पता नहीं होगा? उनको पता होता है। इसलिए याद रखो कि इसलिए मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करो। मतलब देखो जैसे उड़ीसा या छत्तीसगढ़ है ना, उधर अफीम की खेती बहुत ज़्यादा होती है। मतलब या फिर आप इधर चले जाओ पंजाब वाले इलाकों में, तो वहाँ पे है ना बहुत बार ऐसा होता है कि जलाना पड़ता है उस खेती को। बाद मतलब क्या होता है ना, मिली भगत से तो वो खेती कर लेते हैं, पर बाद में मान लो एसडीएम को पता लगा या बाद में कोई वहाँ पे कोई सोशल एक्टिविस्ट है, मान लो सामाजिक कार्यकर्ता, उसको पता लगी तो वो जाके कंप्लेन करेगा। कंप्लेन करे तो फिर इनको जलाना पड़ता है। बहुत बार देखना कि वहाँ पे आता है, आप न्यूज़पेपर कभी ऑब्जर्व करना कि वो जो थे मतलब अफीम थे, डोडा थे, इनकी खेती को नष्ट किया गया। ठीक है, ये चीज़ देखना। तो ये चीज़ें कैसी हो रही है? जब पता रखा जा रहा है तभी तो हो रहा है ना। ठीक है। अब एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005, तो इसमें क्या हुआ कि अब बेटियों को भी, ये जब 2005 में आया था ना, तो मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ तो मतलब कि कैसे चीज़ें मतलब सोसाइटी में करती है। तो अब 2005 की बात है, ये एक्ट हुआ, तो उस टाइम ये अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट में कि अब महिलाओं को भी है ना संपत्ति का हिस्सा मिलेगा। तो पहले तो भाई ऐसा नहीं था, क्योंकि सामाजिक तौर पे ये बहुत गलत बात माना जाती है कि बाप की संपत्ति में से महिला अपना हिस्सा ले, ये बहुत गलत माना जाता है। और आज भी आप समाज में देख लेना ना, बहुत चाहे कानून बन गया हो ना, पर रियलिटी बता रहा हूँ, 1% महिलाएं ये होती है जो अपना मतलब भाइयों की संपत्ति से अपना भी हिस्सा लेती है। मैं रियलिटी बता, मैंने आज तक कभी मैंने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा एग्जाम्पल 1% भी नहीं देखा है। मतलब पर रियलिटी बता रहा हूँ कि मतलब आज भी नहीं है, परंतु गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से लाना था तो लाया। ठीक है। अब उस टाइम क्या हुआ कि अब मेरे मामा 8 लोग हैं, 8 भाई है, मेरी मम्मी एक इकलौती बहन है अब मेरे जो 8 मामा, उनमें डर हो गया कि ये अपनी संपत्ति का हिस्सा ना मांग ले तो जिस दिन मतलब अब देखो उस टाइम क्या हुआ कि फिर बुलाया गया बहन को, क्योंकि अब जो भी प्रॉपर्टी उसमें, क्योंकि ये भी 1/9 की हिस्सेदार थी। अब जब मामा लोग बुलाए तो फिर मतलब अब सवाल बात है कि भाई कोई भी मतलब जो बहन होती कभी ये नहीं चाहिए कि मेरे कारण परिवार में झगड़ा हो, ये हकीकत है। तो इस टाइम फिर मम्मी को क्या था भाई, सहन करना था, जो भी अंगूठा लगाना था जहाँ लगा के आ गई तो मतलब ये मजाक के तौर पे बोला गया कि अगर तुम संपत्ति मांग लेती तो फिर मतलब यही बोला गया कि तुम्हें मामा लोग कभी बुलाते नहीं। मतलब यही सारी चीज़ें चलती है। इस कारण से लोग जो महिलाएं होती हैं ना, वो पीछे हटती है। इस कानून का होना ना होना कोई मतलब नहीं निकला, मैं सही बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं इंडियन सोसाइटी में आज भी। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, सोसाइटी के रूल्स एक मतलब जो कानून बनते हैं उसे एक अगले कदम पे चलते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए, तब तक आप उस सोसाइटी को नहीं पकड़ पाओगे। मैं फिर बता रहा हूँ। अब देखो ये कानून बना रियलिटी में, ये बताओ तुम में से कौन कौन लेना चाहता है? एक दिन तो मैंने बोल दिया था गुस्से तुम तो सपना सर मेरे से पापा पूछे ना हाँ। एक रोज के तू भी अपने भाई का जमीन लोगी क्या? हाँ। इसमें हिस्सा लोगी? तो हम बोले पापा ठीक है हम ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे मेरी बुआ है वो लेगी तो आपका आधा चलिए, उसके बाद हम लेंगे तो मेरे भाई दोनों का आधा चल जाएगा। मान लीजिए कि फिर मेरी वो आने वाली जनरेशन में वो लेगी तो कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि कुछ रहेगा ही नहीं, तो क्या जरूरी है लेने का? ऐसे में जहाँ है उतना ही ठीक है। आप देखो सुनो बात भी सही है। अभी मैं सर हाँ बोलो हमारे यहाँ ना जो इस्लामिक उससे होता है, एक वो होती है मीरास बोलते हैं सर उसको, तो उसमें हिस्सा दिया जाता है लड़कियों को। तो भाई पूछ कहते भाई क्या ऐसे कि तुम अगर मीरास लेना चाहो तो ये लोग इतना हिस्सा आ रहा है, या फिर शादी में दहेज में लगा दे। तो सिस्टर ने बोला कि नहीं शादी में, अच्छा शादी में तो शादी महंगी पड़ेगी। अच्छा तो सर शादी में उन्होंने उतना हिस्सा लगा दिया था, मतलब ये कि फिर उन्होंने कहा था कि हम पे कोई हक नहीं रहेगा, कि मतलब ये रहता ना कि शादी में अगर हिस्सा नहीं दिया तो फिर ये रहता हमारा हिस्सा रखा है, हमारा हक है। तो उन्होंने कहा था कि हम मीरास ही देंगे आपको, जितना हक आ रहा है तुम्हारा। हाँ सर, तो हमारे यहाँ तो हिस्सा चलता है। मतलब चलो ठीक है मैं बताता हूँ ना, नहीं वो सही बात है। अब सुनो, मैं एक हिंदू ट्रेडिशनल सिस्टम को तुम लोगों को समझाता हूँ, यहाँ पे समझना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो पढ़ाई करो और गहराई से समझो। अब मैं तुम लोगों को ये बताओ, दहेज प्रथा के खिलाफ कौन कौन है? सर मैं हाँ और ना दोनों में हूँ ये क्या बात हुई भाई? मैं आज है ना तुम्हारे दहेज प्रथा के खिलाफ है ना, तुम्हारी जो विचारधारा उसको बदल दूंगा, इसी में गारंटी बोल रहा हूँ। आओ अब तुम लोग सामने आओ। मेरी नहीं, दहेज प्रथा के खिलाफ नहीं हूँ मैं, मतलब एक लिमिट तक हूँ मैं। हाँ। उसके साथ में। चलो ठीक है। और कौन है जो दहेज प्रथा को बिल्कुल दरनिकार करता है? सर मैं
सर मेरा ये है कि जब हमारे यहाँ मीरास चलता है दीन के अकॉर्डिंग, तो सर वो देना दहेज प्रथा खुद ही खत्म हो जाएगी। हाँ वो बात भी सही है, पर एक तरीके से वो दहेज भी हो गया ना सर, वो हक हो गया हमारा। अब मैं अब तुम लोगों को ये चीज़ समझाता हूँ। देखो क्या होता है, देखो मतलब इसीलिए बता, देखो सोसाइटी थोड़ा समझा करो। देखो इसीलिए बता रहा हूँ ना, मतलब सुनी सुनाई बातों पे बिलीव मत किया करो, चीज़ों को समझो। अब मैं एक चीज़ समझाता हूँ तुम्हें, जो हिंदू मेरे सिस्टम में जो चलता है वो चीज़ें समझना ध्यान से, वो तुम्हारी तरफ भी चलता होगा, ये चीज़ समझो। जैसे ना आपने कानून तो बना दिया है, ठीक है, ये कानून बना दिया और लोगों को बोल दिया गया कि भाई आपको संपत्ति, महिलाओं को संपत्ति का हिस्सा मिलेगा। अब मैं हकीकत बता रहा हूँ ना, ये कानून बनाने से नहीं, भारतीय सामाजिक जो कानून है ना, वो पहले से ऐसी व्यवस्था करके गए हैं। भाई अपने बड़े बूढ़े हैं ना, वो समझदार लोग थे। अभी मैं बताता हूँ कैसे, सुनो ध्यान से। देखो कुछ चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ समाज में गलत चलती है, परंतु फिर ऐसा नहीं, बहुत सारे समाज के जो कानून है बहुत अच्छे बने हुए हैं। अब मैं वो बताता हूँ कैसे, सुनो ध्यान से समझना। जैसे याद करो, जैसे मान लो कि महिलाओं की शादी होती है, ठीक है, अगर ये चीज़ समझना, मतलब देखो आज चीज़ें गलत होगी, मैं मानता हूँ। जो आज जो सिस्टम है ना दहेज वाला, वो बहुत गलत है। मतलब ज़बरदस्ती आप मुंह से मांग रहे हो, वो चीज़ें गलत है। पर सब सुनो ध्यान से, पहले का अगर आप नैतिक नियम पढ़ोगे ना, जैसे मैं बताऊँ, मैंने बहुत शास्त्र भी पढ़े हैं, इसलिए मैं बहुत एक अच्छे कंक्लूजन पे हूँ आज मैं जीवन के, कि मतलब मैं चीज़ों को मतलब बता सकता हूँ इससे फ़ायदे नुकसान क्या है। अब देखो ना, बहुत सारे मैंने जब वो मैंने पढ़े, शास्त्र ये पढ़े, तो उसमें बोला गया कि पिता का ना एक नैतिक दायित्व होता है कि अपनी जो संपत्ति है, समझना ध्यान से, पिता का नैतिक दायित्व अपनी जो संपत्ति का जितना भी जो हिस्सा बन रहा है, समझना ध्यान से। जैसे मान लो कि 1 लाख रुपए बन रहा है, उसकी टोटल संपत्ति 1 लाख रुपए, उसको जितने भी अपने जो परिवारजन है, मतलब अपने बेटे हैं, बेटियां हैं, उसमें सबको डिवाइडेड करो। मान लो कि 10 रुपये मान लो, तो 5 में डिवाइडेड करा तो सबका 2-2 रुपये आया। समझना ध्यान से समझना। तो उसका ये नैतिक दायित्व बनता है कि वो अपनी जो संपत्ति का है वो रियल में बंटवारा ऐसे करे कि सब में इक्वल होना चाहिए, पहली बात। तो वो क्या करेगा, जब बेटी का शादी कर रहा है, चाहे बेटे का बेटी कोई भी, मतलब ठीक है, तो वो उसमें इतनी जो है, जो उसका हिस्सा बनता है उसको लगाना चाहिए। ये चीज़ समझना, वो मांगने से नहीं, लड़का इधर दहेज मांगे तब नहीं, उसको अपनी तरफ से लगाना चाहिए, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है ये, ठीक है, पहली बात। तो ये यहाँ पे परिवार लगाते हैं। मैं बताऊँगा ना, ठीक है, आजकल के माँ बाप भी थोड़ा उस टाइप के नहीं रहे, पर जो अच्छे माँ बाप है ना, आज भी वो अपना ना इस मामले में अपने आप को वो जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, अपनी बेटी है और मैं इसकी जो संपत्ति के हिस्सा ना मैं लगवाऊंगा इसकी शादी में। इसलिए ना बहुत लोग खूब धूम धड़ाके से करते हैं। पर देखो गलत कहाँ हो जाती है चीज़ें, जहाँ लड़का मांगने लग जाता है, अपनी मांगे रखने लग जाता है, वो गलत है। अपना पिता अपनी तरफ से दे रहा है ना, वो अपन, हाँ ये भी पता होना चाहिए, वो अपनी जो संपत्ति उसके, अब मान लो संपत्ति करोड़ों रुपए के दे रहा है अपनी बेटी को 1 लाख रुपए, तो गलत है, वो फिर पिता गलत कर रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़ समझना, जब मान लो कि चलो लड़की की शादी हो गई, ठीक, दूसरी बात ये चीज़ समझो कि जैसे लड़की को परिवेश में जो खर्चा होता है वो एक अलग चीज़ हो गया। फिर देखो सुनो ध्यान से समझना, भाइयों की नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है। जब मान लो कि अब मान लो पिताजी ज़्यादा एज से ले रहेंगे, मान लो कि शादी की अब वो ख़त्म हो गया, जो भी एक्सपायर्ड है, मान लो जो भी आगे जो भी है। अब जैसे मान लो कि इसके जब कभी बच्चा होगा तो मायरा भरता है हमारी तरफ, वो चलता, मायरा नहीं, वो मतलब हमारी तरफ चलता है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये चलता है कि ना जब बच्चा होता है ना, तब है ना जो लड़की के जो घर वाले होते हैं वो बहुत कुछ लाते हैं उसके लिए, ठीक है, अच्छे खासे पैसे भी दे के जाते हैं, ठीक है। ये सिस्टम समझो, ये गलत नहीं है, पर ना दबाव में बताऊँ गलत कहाँ हो जाता है, जब लड़के मांगने लग जाए। जैसे अभी हमारे घर में ऐसा हुआ था कि जब मेरे बड़े भाई को लड़की हुई थी तो उनकी तरफ से आए थे, उन्होंने मतलब कुछ पैसे भी दिए, 20-21 हज़ार रुपये, कपड़े भी लाए थे, रीति रिवाज वो सारी चीज़ें, वो ट्रेडिशन चलता। अब देखो समझो, ये लड़की को अपनी संपत्ति का हिस्सा मिलता जा रहा है। जैसे मान लो शादी में 1 रुपये खर्चा हो गया, समझ में आया, मान लो 0.50 रुपये यहाँ पे आ गए। फिर क्या होता है, जब अब ये बेटी अपने बेटों की शादी करती है, तब याद रखो मायरा भरा जाता है, मायरा, ठीक है। तो मायरा भरा जाता है, तो उसमें जो ये पैसे बचे रहते हैं वो लगाए जाते हैं। मैं फिर बताऊँ, अगर वो भाई अगर इस मायरे के हिस्सा को खा रहा तो वो गलत है, मैं फिर बता रहा हूँ। अरे ये बताओ, अब मुझे बताओ, अब ये जो कानून जो बना है और जो ये सामाजिक कानून बना है, इन दोनों में अंतर क्या है। उल्टा ये तो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाता है, परंतु ये जो कानून बना कभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये चीज़ समझो। हाँ सर, तो यही तो मिरास भी हाँ यही, अरे मैं फिर बता रहा हूँ, धर्म अगर आप हर जगह आके देखो ना, सब चीज़ें एक जैसी ही है, बस नाम अलग दे दिया गया, चीज़ें एक ही है। तो मेरे अब देखो, अब मुझे बताओ, अब ये बताओ, पर बस यही है कि ये एथिकल बने रहे, पिता भी अपनी तरह नैतिक बना रहे। वही तो है, अगर लड़कियां पढ़ लिख जाती तो वो यही तो पूछती हैं। सर मेरा क्या रहता है, मैं अगर कोई उल्टा मुझे दिखता तो मैं उनसे ये पूछती हूँ, अच्छा बताओ कौन सी हदीस में लिखा है आपका ये फतवा जो आप बता रहे हैं मुझे। सर एक बात जो मेरे भाई है ना, वो मतलब एथिकल है, काफी अच्छे। हाँ तो फिर कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। वही मैं बता रहा हूँ, एक बात बताओ, हाँ
जैसे कि ये बड़ी बहन है, उसकी शादी हो गई पहले ही, बट उसकी उतनी पैसे नहीं लगे, मतलब दहेज वहेज। बट वो छोटी बहन जो होती है ना, उसकी में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? देखो सुनो, फिर मैं तुम्हें समझ रहा हूँ उस टाइम का जो, देखो जैसे मान लो तुम्हारी बहन की शादी हो 2000 मान लो, सोचो तो उस समय एक आज के जो उस टाइम के 1 रुपये आज के 10 रुपये बराबर, ये भी तो सोचो, फिर रिवोल्यूशन लगाओ, ये भी तो चीज़ें समझो तुम लोग है ना। तुम ये समझते हो उधर 50,000 रुपये लगे और आज इधर 5 लाख लगा रहे हैं तुम्हारी शादी में। अरे भाई वो बराबर है। हाँ सर, महंगाई। पर सर बहन के मतलब उन दोनों बहनों में तो ये तो हो ही जाएगा ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं होता, समझा ना, ये ध्यान से देखना, ऐसे कभी झगड़े नहीं होते। उस टाइम नहीं, पहले मतलब जमीन भी सस्ती मिल जाती थी। हाँ, बहुत सारी चीजें समझो, ये खरीदेंगे तो हाँ, करोड़ों में आ जाएगी। आज जो गहना है सोचो कितना महंगा है, और उस जमाने जो गहना खरीदा 61,000। फिर तो और आज जो खरीदोगे तो फिर तुम्हारा लाखों में जाएगा ना। तो इसलिए समझो, देखो माँ बाप कभी, अब सुनो इसीलिए ना, जैसे अभी मेरा देखो पहले 2 बड़े भाइयों की शादी की मेरे पापा ने, तो मैं बता दूँ देखो, अगर जहाँ पिता नैतिक है भाई नैतिक है ना, फिर कहीं गलत नहीं होता है, समझो। तो मेरे पापा ने मान लो मेरे भाई की शादी की, 2 बड़े भाई, तो वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, ठीक है, तो मैं समझ पाता हूँ उनकी अच्छी शादी की पापा ने, लगभग हमारी तरफ से सोचो कि कम से कम 15 लाख रुपये खर्चे हुए थे, ठीक। अब जैसे मान लो मेरे से अभी 30 नंबर वाला भाई है, उसकी शादी की, तो वो सोचो बेरोजगार है। अब पापा तो भेदभाव नहीं कर सकते ना भाई, पापा को तो बता कि सबकी संपत्ति का सबका हकदार है, तो उसकी भी शादी उसी धूम धड़ाके से हुई है। पर आप सपना बोलो कि इधर 15 लाख, इधर 2 भाइयों की 15 लाख में निपट गई, इसके एक अकेले की शादी में 15 लाख खर्च हुए, आप बोलो तुम। तो भाई आप ये भी सोचो ना, उस टाइम के 15 लाख और आज के 15 लाख अलग है ना, तो ये चीज़ समझो। तो मतलब मेरा कहने मतलब है कि मतलब अगर पिता नैतिक हो और भाई नैतिक हो ना, तो कभी महिलाओं के साथ इस कानून की जरूरत है ही नहीं। ये कानून ऑलरेडी समाज में है ना बना हुआ है, समझो ये चीज़। नैतिक ऐसे तो सर नैतिक को हर कोई चीज में हो तो हाँ तो गलत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। हाँ तो इसीलिए तो कानूनों की जरूरत पड़ती है ना, जब अपन सामाजिक कानूनों को इनको फॉलो नहीं करते हैं या रिलीजियस कानून को फॉलो नहीं करते हैं, तभी तो ये चीज़ें जरूरत पड़ती है। अरे इसीलिए तो बोला जाता है ये जो मतलब जो भी अपने जो डेमोक्रेसी संस्थाएं अपन बोलते हैं, ये आर्टिफिशियल कानून है, इनमें इम्प्लीमेंट होने में जभी तो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो सामाजिक जब कानून है लोग उसी को फॉलो नहीं करें, तो तुम्हें क्या लगता है इस कानून को फॉलो करेंगे? आप ये चीज़ खुद सोचो। हाँ लेकिन सर केस तो कर ही सकते हैं ना लड़कियां। अभी देखना, जिसको गुस्सा आ गया वो सपना को आ गया ना, सपना को आ गया। चलो ठीक है, देखते हैं। जब अब देखो हिंदू विवाह अधिनियम में जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं कि जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष ही होते हैं। देखो यही चीज़ समझने वाली है। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार की भर्ती की जाती है, इसीलिए बोला जाता है वुमेन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि का महिलाकरण। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, कृषि का महिलाकरण बोला जाता है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन से हिस्सा नहीं मिलता। पर याद रखना कि मातृसत्तात्मक समाज जहाँ होता है, जैसे मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट में या केरल में बहुत सारी जगह, वहाँ महिलाओं के नाम पे होती है संपत्ति। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती है। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह याद रखना, माँ को भी मिलता है। यह कानून सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा और पास के गांव में रहती है और अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटों के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों को नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इस निश्चिंतता में जी रहे की ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन काम चला सकती है। ठीक है, तो आप देखो ये चीज़ समझना। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो कानून अच्छी चीज़ है, पर इम्प्लीमेंट होए तब ना। देखो अगर सामाजिक कानून मान लो कि भाई फॉलो नहीं कर रहे, तो मैं बता रहा हूँ हर बहन को लेना चाहिए। अगर उसको लग रहा है कि मेरे भाई लोग या मान लो मेरे माँ बाप जो लोग हैं मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मान लो मुझे एजुकेशन नहीं दे रहे, उनको एजुकेशन दे रहे हैं, तो फिर मैं पक्का होता हूँ, मैं तो लेना चाहिए फिर। मैं तो सही बता रहा हूँ, फिर नहीं छोड़ना चाहिए। जब वो गलत है तो फिर अपन क्यों सोचे, ये चीज़ समझो। ठीक है, अब देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये पोइम है, पोइम के द्वारा कैसे उन्होंने मतलब ये चीज़ें, पोइम जो समाज में जो ऐसा मानता है उसको कैसे बताया जा रहा है। विरासत में एक बिटिया की चाह, विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। सोचो ये छोटी सी कविता पर कितनी शानदार कविता है। पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या, बता दिया गया मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती। लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। आजकल महिला यही होती है।
वो साहब बोलते हैं कि भाई हमारी पढ़ाई में पैसा लगाओ, छोड़ो तुम दहेज वहेज का, हम देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। नहीं, बात सही भी है। देखो पढ़ाई वढ़ाई लिखाई में लगाओ, दहेज वहेज में ज़्यादा वो मतलब नहीं है, पढ़ाई में लगाओ ताकि आप ऑटोमेटिक सक्षम बन जाए, तो सब सी बात है, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। अन्य सार्वजनिक सेवा एक सर्वेक्षण। ठीक है, इस पार्ट में हमने सरकारी कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था, दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं को इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों को दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को भी देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दूध उत्पादक समिति, राशन की दुकान हो गई, बैंक हो गया, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषि समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल इत्यादि। इन सार्वजनिक सेवा पर जानकारी इकट्ठी कीजिए और अपने अध्यापक के साथ चर्चा कीजिए। मतलब आपको थोड़ा बताएगा, स्टूडेंट के लिए छोड़ो। अब देखो ये सार्वजनिक सभा, राशन की दुकान में क्या काम होता है, स्वास्थ्य में दूध उत्पादक समिति क्या होता है, वो क्या काम करते हैं, आप इसका फ़ायदा किस तरीके से उठा सकते हो, वो सारी चीज़ें। ठीक, वो छोड़ो, अपने काम की चीज़ नहीं है। तो मतलब ये आज अपने जो चैप्टर सीखा, देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये चीज़ें समझो, ये थोड़ा मतलब चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करो, है ना। तुम लोग मतलब कि न्यू जनरेशन में आजकल क्या है ना, चीज़ों को समझने की शक्ति नहीं है। उनको कोई चीज़ थोड़ी सी भी गलत लगती है ना, उनको लगता है कि पूरी चीज़ गलत है। ये चीज़ समझो, कोई भी सिस्टम जो बनता है ना, जैसे आजकल लोग है ना, मैं इसलिए बताऊँ, मेरा बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा जब मैं लड़कियों से बात करता हूँ। खासतौर से मैं बता तो रहा हूँ, मेरे आजकल लड़कियाँ मतलब बहुत ज़्यादा दोस्त हैं। तो मैं जब लड़कियों से बात करता हूँ तो मोस्टली लड़कियाँ आजकल है ना शादी से भागती है। मतलब उनको बोलना कि शादी वादी तो सब फालतू की बातें हैं, शादी क्यों करें। तो अब मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें गलत है, क्योंकि एक सोसाइटी को चलाने के लिए एक जो सिस्टम बना वो फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको ये चीज़ क्यों नहीं समझते। तो हर चीज़ का विरोध करना भी सही नहीं रहता है, एक चीज़ याद रखना है चीज़। हाँ मतलब देखो, जो शादियों में जो शोषण होता है आप उसके खिलाफ हो ना, उसके जो गलत चीज़ें हैं उसके बारे में। जैसे एक अभी है ना, एक मूवी आई थी सत्य प्रेम की कथा, हाँ, तो उसमें मूवी में जो मैसेज दिया गया है ना, उसमें ये था कि जैसे मान लो किसी लड़की के साथ रेप होता है, जो भी XYZ है, ठीक है, तो किसी भी टाइप का रेप हो सकता है, मैरिटल रेप हो या बॉयफ्रेंड वाला रेप हो, ठीक है। मतलब ऐसे भी घटनाएं मैंने देखी है, सोचो। तो मतलब जिस टाइप की जो घटनाएं हो रही है उसमें महिला क्या करती है कि तो सुसाइड कर लेती है, ठीक है, या उसे जो परिवार वाले होते हैं उसे शादी कर देते हैं जब पता लगता है घर वालों को, कि शादी करके उसको हटा देते हैं वहाँ से। तो मेरा कहना मतलब कि उस महिला को उनको लड़ना चाहिए इस चीज़ों के प्रति। मरना कोई सोल्यूशन नहीं है, या फिर उसको शादी करके किसी वो नहीं, उसको लड़ना चाहिए। तो मतलब मेरा ये मानना कि देखो, चीज़ों को जो गलत है उस चीज़ों के खिलाफ लड़ो। अब उस चीज़ों के लिए अब ये नहीं कि आप शादी सिस्टम को दरनिकार कर दो, वो चीज़ें सही नहीं है। तो मतलब मेरा कहना मतलब कि चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेके जाओ। चीज़ों को पता होना ही सब कुछ नहीं होता कि आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हो। आप ये चीज़ सोचो कि उस विरोध का क्या परिणाम हो सकता है, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसलिए तो बोला जाता है कि तार्किक डिसीजन लो, डिसीजन नहीं लेना है। जैसे दहेज गलत है तो हाँ निर्णय ले लो, दहेज लेना नहीं है, देना नहीं है, जो भी XYZ है, तार्किक डिसीजन लो कि वो कितना उचित है, कितना अनुचित है। उस आधार पर आप डिसीजन लो कि हाँ, अगर घर वाले खुशी से दे रहे हैं, लड़के वाले खुशी से ले रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। अभी जैसे हमारे घर में मेरे थर्ड वाले भाई की शादी हुई थी ना, तो हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं थी, उन्होंने खुशी से गाड़ी वाड़ी दिया तो हमने लिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब देखो, इसको आप गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये तो दहेज सिस्टम है, बहुत इसका हो। भाई समझिए, जब बेटी का बाप अपनी तरफ से कुछ दे रहा है, और मैं फिर बोला हूँ, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, चीज़ समझो कोई। अगर आप उन चीज़ों पर आप मानते हो कि नहीं चीज़ें गलत है, तो फिर सामाजिक व्यवस्था सिस्टम नहीं चल सकता, ये चीज़ याद रखें। फिर हर चीज़ों का विरोध होगा। सर उतना नहीं होना चाहिए जो कि पेरेंट्स कर्जे में चले जाए। हाँ नहीं, वो ऐसा कभी, हाँ वो गलत, मैं वही तो बता, दबाव मूलक नहीं होना चाहिए, वो गलत है। हाँ, लड़के की तरफ से, या फिर पिता भी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए, ऐसा नहीं कि फिर कर्जे में चले जाए, वो भी नहीं। अपनी जो जितना मैंने क्या बोला, लेकिन सर मसला ये है ना कि फिर जिनको पता होता है कि ये दहेज नहीं देंगे, तो वहाँ लड़के रिश्ते ही नहीं भिजवाते, और भिजवा भी देते हैं तो वो फिर हट जाता है। प्रॉब्लम ये है, वो तो नहीं चाहेंगे ना, जिनके पास नहीं होगा वो कहाँ से देंगे, लेकिन फिर भी वो उधार लेके उसमें देखो, सुनो तुम लोग है ना, समाज को एक पक्ष से देखते हो आजकल में। फिर बताओ, सुनो, माँ बाप की भी गलती है, माँ बाप सर पता है सर, दहेज इतनी बड़ी समस्या बन गई ना सर, जब मेरा दिमाग चला जाता है ना, मुझे रात भर नींद नहीं आती। मतलब सर ये कैसे, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं सर। पता है
लड़कियां जब पैदा होती है ना 3 साल बाद से ना हमारे गांव में क्या होता है, उनका लड़कियों का दहेज करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, जिसको रेस्ट करना 5 मिनट रेस्ट कर लो, फिर अपन शुरू करते हैं वो सी सेट वाला। हाँ बोलो बोलो सना। हाँ तो उनकी